शायद आप भी जानना चाहेंगी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने आखिरी बात कही, आपके भाई ने सच में बहुत कुछ सहा है। और फिर वो बाहर निकल गई। डोर धीरे से बंद हुआ, एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और जैसे दुनिया बाहर रह गई, अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट बो और उसके हाथ में वो भारी डॉक्यूमेंट रह गया। हवा जैसे रुक गई थी, जो ठंडापन और बेपरवाही वो अब तक दिखा रही थी वो पल भर में टूट गई, जैसे फूला हुआ गुब्बारा फट जाए। उसके पास हिम्मत नहीं थी उस डॉक्यूमेंट को तुरंत खोलने की। वो बस अपनी ठंडी उंगलियों से उसके खुरदरे किनारों को छू रही थी। उसके दिमाग में वो इंटरव्यू बार बार घूम रहा था, रिपोर्टर का डायरी निकालना, वो अजीब सा दर्द जो उसे उस वक्त महसूस हुआ था, वो छोटे छोटे डाउट्स जिन्हें उसने दबा दिया था, और वो गिल्ट। मैं चाहता था उसे कंपनी मिले, चांग का ख्याल रखने वाला कोई हो। उस वक्त उसे ये सब गोनियन का झूठ लगा था, लेकिन अब वो सब जहरीली सुइयों की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। और आखिरकार कांपते हुए उसने डॉक्यूमेंट खोला। पहली पेज पर पुलिस डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी थी, काले सफेद अक्षरों में ठंडी सच्चाई, नेम ओनियन, जेंडर मेल, डेट ऑफ डेथ 5 साल पहले की उस पतझड़ की रात, उसकी आखिरी बात के सिर्फ 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने। कॉज ऑफ डेथ, लोकेशन चंग्याओ नदी के पास एक छोटी सी झाड़ियों में, वहीं जहां डायरी में लिखा था, उसके पेरेंट्स की राख के पास। वहां एक कमजोर बूढ़ा सा दिखने वाला लड़का मिला था, वही मैं था। उसका शरीर, क्योंकि उसे क्लेम करने वाला कोई नहीं था, हॉस्पिटल ने रूल्स के अनुसार उसका क्रिमेशन कर दिया। उसकी राख को अस्थायी तौर पर रख लिया गया था आगे इको प्रोसेस के लिए। ये हर एक शब्द जैसे किसी कुंद चाकू की तरह उसके दिल को बार बार काट रहा था। किसी ने क्लेम नहीं किया। ये 4 शब्द जैसे एक जोरदार थप्पड़ बनकर उसके चेहरे पर पड़े। उस वक्त वो क्या कर रही थी? वो मेरी बिट्रेयल के गुस्से और दर्द में डूबी हुई थी। शायद किसी मेंटल क्लिनिक में ट्रीटमेंट ले रही थी, शायद किसी पार्टी में जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, शायद उसने एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मैं कहीं जिंदा भी हूं या नहीं। फाइल के साथ कुछ फोटोज भी अटैच्ड थी। क्वालिटी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन उस वक्त की हालत समझने के लिए काफी थी। एक दुबला पतला, लगभग पहचान से बाहर हो चुका लड़का पेड़ के सहारे चुपचाप बैठा था। उसने वही ब्लैक कोट पहना हुआ था जो डायरी में मेंशन था। हैट ने उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रखा था। उसके पैरों के पास खाली दवाइयों के पैकेट्स और स्लीपिंग पिल्स के ब्लिस्टर पड़े थे, और उसकी बाहों में बस एक पुराना गंदा सा ब्राउन टेडी बियर था। वॉन्टंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो वही गिफ्ट था जो मॉम ने मुझे 8 साल की उम्र में दिया था, जिसे मैंने हमेशा अपने पास रखा। एक और फोटो थी जहां डायरी मिली थी, ठीक उसके पास, प्लास्टिक बैग में केयरफुली लपेटी हुई, जैसे उसे नमी से बचाने की कोशिश की गई हो। आखिरी पल तक मैं बस उसी डायरी को प्रोटेक्ट कर रहा था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। वॉटंग की सांसें तेज हो गईं, उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन उसके सीने से उठती हुई वो टूटी हुई आवाज रुक नहीं पाई। आंसू जो वो सोचती थी कि वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, इस पल फट पड़े, जैसे जलते हुए उसकी त्वचा को चीर रहे हो। वो बुदबुदाई, नियान नियान। उसकी आवाज उसकी अपनी भी नहीं लग रही थी। ये कोई एक्ट नहीं था, ना कोई कहानी। वो सच में बीमार था, सच में अकेला था, अपनी आखिरी सांसों में बीमारी और दुनिया की बेरुखी झेल रहा था। फिर भी हर वक्त मेरे बारे में सोच रहा था, अपनी बेवकूफ बड़ी बहन के बारे में। उसने जो कुछ कहा था वो सब जानबूझकर था, मुझे दूर करने के लिए। इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इतना कि वो खुद सारे इल्जाम और दर्द उठाना चाहता था, बस मुझ पर बोझ न बने। और मैंने क्या किया? मैंने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया। 5 साल तक उससे नफरत करती रही, यहाँ तक कि उसकी मौत की खबर पर भी मैंने कहा, मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक नया छोटा भाई अडॉप्ट कर लिया उसकी जगह भरने के लिए। लेकिन मैंने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि उस दिन उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। एक भारी पछतावा और गिल्ट की लहर उसे डुबोने लगी। उसे मेरी आखिरी बातें याद आईं। मैं तुम्हें सब दे दूंगी, क्या अब तुम खुश हो? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। और फिर उसने कॉल काट दिया था, मुझे ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त मुझे कितना दर्द हुआ होगा, कितना। उसे याद आया, मैं खून उलट रहा था, चांग सिंह को पकड़कर बुरी तरह रो रहा था। इतने सालों से दबा हुआ दर्द अब उसके गले से निकलकर चीख बन गया। वांटंग खुद को संभाल नहीं पाई। वो चेयर से फिसलकर नीचे कारपेट पर बैठ गई, एक खोई हुई बच्ची की तरह अपने शरीर को समेटकर जोर जोर से रोने लगी। उस रोने में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। वो जमीन पर हाथ मार रही थी, उसके नाखून महंगे कारपेट में धंसने वाले थे। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी, मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाई? ये सवाल बार बार उसके दिमाग को खा रहा था। उसे वो दिन याद आया, फेयर में भीड़ के बाहर एक दुबला पतला इंसान, कैप और मास्क पहने हुए। वो मैं था, उसका नियन नियन। वो मुझे देख रही थी, लेकिन उसने ठंडेपन से नजर हटा ली। अगर उस वक्त वो रुक जाती, अगर वो पास आकर बस एक बार पूछ लेती। लेकिन जिंदगी में अगर नहीं होते। ऑफिस के बाहर लिन और बाकी सेक्रेटरीज अंदर से आती, उसकी टूटी हुई रोने की आवाज सुन रहे थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में चिंता और सहानुभूति थी, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे उसे ये दर्द महसूस करना जरूरी है। उसे इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। वो बानतांग को पता ही नहीं चला वो कितनी देर तक रोती रही, जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई, जैसे उसके सारे आंसू खत्म हो चुके हों, बस शरीर में अनियंत्रित झटके रह गए थे। वो जमीन पर गिरी हुई थी, खाली आंखों से छत पर लगे उस महंगे शैंडलियर को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से रंग गायब हो गया हो। अगले दिन भी वो कंपनी नहीं गई, अर्जेंट काम लेना ने संभाल लिए। शाम को वो चिंता के साथ विला पहुंची, स्पेयर की से दरवाजा खोला और एक तेज शराब की गंध उसके चेहरे से टकराई। लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था, खाली शराब की बॉटल्स हर जगह पड़ी थी। वो बांटंग अभी भी कल वाला बिजनेस सूट पहने हुए थी, सोफा के कोने में सिकुड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान।
लेकिन उसके हाथ में उस डायरी की फोटोकॉपी कसकर पकड़ी हुई थी। मैडम वो। लिनी धीरे धीरे उसके पास आई। वनटंग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें खाली थीं। कुछ देर बाद वो लिनी के चेहरे पर टिक गई। लिनी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि सुनना मुश्किल था। वो मुझसे नफरत करता था, आखिर तक मुझसे नफरत करता रहा। लिनी के दिल में चुभन हुई। वो झुककर उसके हाथ से खाली वाइन बॉटल धीरे से ले ली और बोली, प्रेसिडेंट बो, डायरी के हिसाब से मिस्टर वियान ने कभी आपसे नफरत नहीं की। आखिरी तक वो बस यही चाहता था कि आप खुश रहें। वॉटंग हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी टूटी हुई थी। खुश? मैंने उसे खो दिया। मुझे खुश रहने का क्या हक है? वो फिर से एक बोतल उठाने लगी, लेकिन लिनी ने उसे रोक लिया। प्रेसिडेंट बो, आप ऐसे नहीं कर सकती। अगर मिस्टर वियन आपको इस हालत में देखेगा तो उसे भी शांति नहीं मिलेगी। वांतंग बुदबुदाई। शांति? उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो दर्द से कितना डरता था। जब वो अकेला गया होगा उसे कितना डर लगा होगा। चांग भी उसके साथ नहीं था। आखिरी में वो बस उस टेडी बियर को पकड़े हुए था जो मॉम ने दिया था। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप रोती रही। लिनी ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर बेड तक पहुंचाया, उसे पानी पिलाया और तब तक बैठी रही जब तक वो सो नहीं गई। लेकिन सोते हुए भी उसके चेहरे पर शिकन थी। लिनी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी वंतांग को टाइम चाहिए, लेकिन इस हालत में कंपनी और उसकी हेल्थ का क्या होगा। अगले कुछ दिनों में वंतांग बिल्कुल बदल गई। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया, कोई काम नहीं संभाल रही थी, पूरे दिन विला में बंद रहती, शराब के साथ खुद को सुन्न करने की कोशिश करती। लेकिन उस धुंधली चेतना में गिल्ट और भी गहरा हो जाता और मेरी यादें और साफ होने लगती। बचपन में मैं हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता था। सिस्टर सिस्टर कहता था। फिर वो रिबेलियस टीनेज फेज और आखिर में वो पतला सा लड़का जो रात में एक पपी की डेड बॉडी को पकड़कर रो रहा था। व्यू, उसका अडॉप्ट किया हुआ छोटा भाई, वीडियो कॉल पर दिखता। उसका चेहरा थोड़ा बहुत मेरे जैसा बनाया गया था, जैसे वो मुझे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वनटंग के अंदर अचानक एक अजीब सी घृणा और गिल्ट जाग उठी। मैं क्या कर रही हूँ? एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हूँ। ये वायु के साथ भी अनफेयर था और मेरे लिए भी एक इंसल्ट। वो अचानक स्क्रीन के उस तरफ चिल्ला पड़ी, जिससे वायु डर गया। कुछ ही समय बाद उसने उसे एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और एक बड़ा ट्रस्ट फंड देकर, ताकि वो पूरी जिंदगी बिना चिंता के जी सके। ईमेल में उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, सॉरी मैं अच्छी सिस्टर नहीं हूँ, अपनी जिंदगी खुद जियो। उसने उस रिप्लेसमेंट से भी रिश्ता तोड़ दिया, जैसे इससे उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कंपनी की हालत गिरती चली गई। शेयर होल्डर्स कंप्लेन करने लगे, मीडिया खबरें चलाने लगा कि प्रेसिडेंट बो मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। असिस्टेंट सब संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांतांग को इस दर्द और गिल्ट से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वांतांग फिर से लिविंग रूम के कारपेट पर गिरी हुई थी, आधी नींद में आधी जागी हुई। उसे लगा जैसे उसने मुझे देखा। मैं उसके सामने खड़ा था, एक साफ व्हाइट शर्ट में, वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे पहले मुस्कुराता था, गर्म जोशी से भरा हुआ। और मेरे पैरों के पास चंग सेंग अपनी पूंछ हिलाता हुआ खड़ा था। सिस्टर, मैंने धीरे से कहा, खुद को मत सताओ। वांतंग ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। आंसू तुरंत उसकी आंखों में भर गए। सॉरी सॉरी, उसकी आवाज टूट रही थी। और तभी मेरी आवाज आई, तुम गलत हो, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। उस हेलुसिनेशन की मुस्कान अब भी उतनी ही गर्म थी जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे बहुत खुशी है और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अब इतनी स्ट्रांग और अमेजिंग हो गई हो। सिस्टर, प्लीज मेरी तरफ से भी जीना, अच्छे से जीना, खुश रहना, ठीक है? यही मेरी सबसे बड़ी विश है। वांतंग खुद को रोक नहीं पाई। नियान नियान, उसकी आवाज टूट गई। मैं वादा करती हूँ सिस्टर, मैं वादा करती हूँ। तभी वो फिगर धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी आवाज भी दूर जाती जा रही थी। मैं वादा करती हूँ। वांटंग घबराकर चिल्लाई और झटके से उठ बैठी, लेकिन कमरा खाली था। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी, वहां मेरा कोई निशान नहीं था। फिर भी वो सपना इतना रियल था। मेरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। एक भारी उदासी फिर से उसे घेरने लगी, लेकिन इस बार उस उदासी के बीच कहीं एक हल्की सी लेकिन मजबूत सी ताकत भी थी। हाँ, नियान नियान, आखिर तक वो यही चाहता था कि मैं खुश रहूं। अगर वो मुझे ऐसे टूटते हुए देखेगा तो उसे कितना दुख होगा। वो अब और मुझे निराश नहीं कर सकती, ना ही मेरे सैक्रिफाइस को बेकार जाने दे सकती है। अगली सुबह जब लिन ये विला पहुंची तो वो चौंक गई। वनतंग पहले ही उठ चुकी थी, नहा चुकी थी, साफ कपड़े पहन चुकी थी। उसका चेहरा अब भी पीला और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो बेबसी नहीं थी। वहां एक अजीब सी क्लैरिटी और कठोर डिटर्मिनेशन थी। उसकी आवाज अब भी भारी थी, लेकिन शांत। लिन, बेस्ट प्राइवेट डॉक्टर से कांटेक्ट करो, मुझे फुल बॉडी चेकअप कराना है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करो। आज आफ्टरनून वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। लिन ये हैरान रह गई। प्रेसिडेंट बो, आप? वांतंग ने उसे रोक दिया। खिड़की से आती धूप को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, या यूं कहो मुझे ठीक होना ही होगा, नियन नियन के लिए। और फिर उसने खुद को दोबारा खड़ा करना शुरू किया, एक अजीब सी स्टबर्न स्ट्रेंथ के साथ। उसने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, शराब छोड़ दी, खुद को जबरदस्ती खाना और सोना सिखाया, अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल रूटीन में ढाला। वो वापस कंपनी गई, पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और एफिशिएंट होकर काम संभालने लगी। उसने गिरती हुई हालत को जल्दी स्टेबलाइज कर दिया। लेकिन जो लोग उसे पहले से जानते थे, उन्हें महसूस हुआ कि वो वार्मथ जो कभी उसके अंदर थी अब गायब हो चुकी है। अब वो एक मशीन जैसी हो गई थी, कोल्ड, प्रिसिज, अनस्टॉपेबल, जैसे वो अपने अंदर के खालीपन को सिर्फ काम से भरने की कोशिश कर रही हो। लेकिन काम के बाहर उसने एक और चीज शुरू की, एक साइलेंट सर्च। वो मेरी जिंदगी के हर निशान को ढूंढना चाहती थी, उन आखिरी महीनों के हर पल को समझना चाहती थी। जब वो मेरे साथ नहीं थी, सबसे पहले उसने सियांग को ढूंढा, वही लड़की जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। एक शांत कैफे में दोनों मिले। सियांग ने उसे एक कॉम्प्लेक्स नजर से देखा, उसमें सिंपैथी भी थी, ब्लेम भी, और एक थकी हुई सी रेजिग्नेशन भी। प्रेसिडेंट,
आप आखिरकार आ ही गईं। उसने हल्की आह भरी। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आपके असिस्टेंट ने मुझे रोक दिया। मुझे लगा आपको सच में नियन नियन की परवाह नहीं है। वांतंग की आवाज भारी थी, लेकिन उसमें हल्का सा कंपन था। मुझे परवाह है, मैं बस अंधी थी, बेवकूफ थी। प्लीज मुझे सब बताइए, नियन नियन के बारे में सब कुछ। सियांग ने उसके चेहरे को देखा। बाहर से वो स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा था। उसका दिल पिघल गया और उसने बताना शुरू किया, उस गंदे टूटे फूटे हॉस्टल से लेकर मेरे अंदर की उस जिद्दी साफ दिल वाली नेचर तक, कैसे मैं खून खांस रहा था, फिर भी हॉस्पिटल जाने से मना करता था। कैसे आखिरकार मैंने उसे बताया कि मैं टर्मिनली इल हूँ, और कैसे उसने अपनी सारी सेविंग्स निकालकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की। सियांग की आंखें लाल हो गई। वो बहुत कंसिडरेट थी, इतनी कि दर्द होता था। वो हमेशा कहती थी कि वो मेरे लिए बोझ नहीं बन सकती। कहती थी कि मेरे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, मुझे अपने वर्कशॉप के लिए बचाना चाहिए। जब वो गई तो बस कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बेयर लेकर गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह, हॉस्पिटल, पार्क, पुल के नीचे, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। अगर उस दिन मैं थोड़ी और सतर्क होती, अगर मैं उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती। वांतंग चुपचाप सुनती रही। उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस चुके थे, लेकिन उसने दर्द को महसूस करना बंद कर दिया था। मुझे अब समझ आ रहा था, जब वो मुझसे नफरत कर रही थी, उसी वक्त एक अजनबी, सियांग, मुझे थोड़ी सी गर्माहट और प्रोटेक्शन दे रही थी। मुझे ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी, और वो मेरी अपनी बड़ी बहन वंतंग बस मुझसे दूर होती जा रही थी। वंतंग ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, थैंक यू सियांग, उस समय उसकी मदद करने के लिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जो भी चाहिए बेझिझक बताओ। सियांग ने सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये सब इसलिए पोस्ट किया ताकि लोग सच जाने। नियन नियन एक अच्छी लड़की थी, उसे गलत समझा नहीं जाना चाहिए। अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं, तो अच्छे से जिएं। उसकी मौत को बेकार मत जाने दीजिए। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो मैंने अपने सपने में उससे कहे थे, और ये सीधे वंटंग के दिल पर लगे। कैफे से बाहर निकलकर वंटंग उन क्लूज के पीछे गई जो सियांग ने दिए थे। वो उस स्लम एरिया में पहुंची, लेकिन अब वहां कुछ भी वैसा नहीं था। सब डिमोलिश हो चुका था, नए मॉल्स बन चुके थे। वो उस भीड़ भाड़ वाले इंटरसेक्शन पर खड़ी रही और इमेजिन करने लगी कि मैं यहाँ कैसे जिंदा रहा, कैसे उस लापरवाही भरी जिंदगी से बचता रहा, कैसे कुछ पैसों के लिए खुश हो जाता था। उसके सीने में दर्द उठा। फिर वो उन जगहों पर गई जो डायरी में लिखी थी, सुपरमार्केट, वेजिटेबल मार्केट, यहाँ तक कि वो वेटरिनरी क्लिनिक भी पहुंची। वहां का मैनेजर अब भी वही था। वंटंग ने अपनी फोन से मेरी 17 साल की एक फोटो दिखाई, जिसमें मैं बेफिक्र हंस रहा था। मैनेजर ने काफी देर तक देखा, फिर सिर हिला दिया। हर दिन इतने पेट्स आते हैं? याद नहीं। वंटंग ने हार नहीं मानी। उसने चांग सेंग का डिस्क्रिप्शन दिया, छोटा मिक्स्ड ब्रीड डॉग, एक टांग में लंगड़ापन। मैनेजर ने काफी देर सोचा, थोड़ा वगैरह याद है, लेकिन डिटेल्स नहीं। वंटंग रुकी नहीं। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए और उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढ निकाला जिसने मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। वो बूढ़ा ऑफिसर रिटायरमेंट के करीब था, लेकिन उसे वो केस साफ साफ याद था। वो वांतंग को उस छोटे जंगल में ले गया, चेंग्याओ नदी के पास, जहाँ मेरी बॉडी मिली थी। उसने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और आह भरी। वो लड़का यहीं था, बहुत शांत, जैसे सो रहा हो। हमने काफी जांच की, कोई होमाइसिड का एविडेंस नहीं मिला। डायरी भी पढ़ी, साफ था सुसाइड था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस वो टेडी बेयर, डायरी और थोड़े पैसे। प्रोसीजर के हिसाब से हमने न्यूज़पेपर में नोटिस भी दिया रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। वो रुक गया, आगे कुछ नहीं बोला। वंतांग उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। शुरुआती गर्मियों की हवा पत्तों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। सब कुछ शांत था, बस पानी के बहने की आवाज। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी खत्म की क्योंकि ये जगह पापा और मामा के करीब थी। वांटंग सोच रही थी, आखिरी पल में मैं क्या सोच रहा था। शायद वो दिन जब हम पिकनिक पर जाते थे। वो झुक गई, पेड़ की खुरदुरी छाल को छूते हुए, जैसे मेरी आखिरी गर्माहट महसूस करने की कोशिश कर रही हो। आंसू चुपचाप गिर रहे थे, मिट्टी में मिलते हुए। नियान, नियान, मैं आ गई हूँ, सॉरी, मुझे देर हो गई। उसकी आवाज हवा में टूट गई। फिर वो उस जगह गई जहां हमारे पेरेंट्स की कब्र थी, और वहीं पास में उसे वो छोटी सी मिट्टी की ढेरी मिली। डायरी में जिसका जिक्र था, यहीं चांग सेंग दफन है। उस ढलान पर घास उगी हुई थी, छोटी छोटी जंगली फूल खिले थे। उसने ध्यान से आसपास की घास साफ की और फिर चांग सेंग की उस छोटी कब्र के पास उसने खुद एक छोटी सी सुंदर अर्न दफन की। उसके अंदर उस डायरी की राख थी जिसे उसने स्पेशल तरीके से बिना पोल्यूशन के जलवाया था। उसने उस छोटी मिट्टी की ढेरी को सहलाया और